दिस इज सुजीत सिंह और आज का जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। और इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। और इससे पहले हमने बहुत ही डिटेल मैनर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ा, जिसमें बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट्स जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के हैं, हमने उनको बहुत ही ईजीएस्ट वे में अंडरस्टैंड किया। तो वेलकम सभी बच्चों को। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे जो भी अपडेट्स आते हैं वो आप तक नोटिफाई होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पहले डिस्कस कर देता हूँ कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम किन किन पॉइंट्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि जीन्स क्या होते हैं, लोकस क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, होमोजाइगस केस क्या होता है, और मेंडल के 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट और उनके रिजल्ट्स को भी हम इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली अगर हम इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करें तो कुछ बेसिक्स टर्म है उनको हम पहले डिफ़ाइन कर देते हैं कि वो टर्मिनोलॉजी है क्या। तो बच्चे, आप सभी को पता है कि जीन क्या होता है। ठीक है, तो हमने अंडरस्टैंड किया है कि जीन जो है वो एक तरह का सेगमेंट है, किसका? न्यूक्लिक एसिड्स का। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जीन इज़ द सेगमेंट, जीन इज़ द सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आप सभी को? अब देखो, एक बेसिक जो टर्म है जीन, तो जीन को हम डिफाइन करते हैं कि एक सेगमेंट है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। किसका? न्यूक्लिक एसिड का। और न्यूक्लिक एसिड्स के जो टाइप हैं बच्चे, वो डीएनए और आरएनए के फॉर्म में हैं। और इस डीएनए और आरएनए के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमने पिछले चैप्टर्स में पूरा कंप्लीट किया है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए और आरएनए का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अगर हम इसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के रिस्पेक्ट में अंडरस्टैंड करें तो हम कह सकते हैं कि जो जीन है वो एक तरह का फंक्शनल और इनहेरिटेबल क्या है? यूनिट है। फंक्शनल और इनहेरिटेबल यूनिट है। तो आप कह सकते हैं gene is the functional or inheritable unit which transfer from one generation to another generation। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे कि जब भी हम किसी पेरेंटल सेल्स की बात करते हैं, जब भी हम किसी पेरेंट्स की बात करते हैं, तो इस पेरेंट से जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है, जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है, इस ऑफस्प्रिंग में जो जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं वो बेसिकली क्या है? जीन का ट्रांसफ़र हुआ है। तो सेकंड डेफिनेशन को हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो जीन है वो एक तरह की फंक्शनल और इनहेरिटेबल यूनिट है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रही है? पास ऑन हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है? जीन के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, ये बात तो सभी को क्लियर है। अब देखिए, जो हमने अंडरस्टैंड किया अभी तक कि जीन, अब जीन प्रेजेंट कहाँ होता है, तो बेसिकली हमने अंडरस्टैंड किया कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये डीएनए कहाँ पर पैकेजिंग हुई है? तो क्रोमोसोम्स के अंदर पैकेजिंग हुई है। ये बात सभी को समझ में आ रहा है? तो बेसिकली है क्या कि ये एक लीनियर क्रोमोसोम है, ये एक क्या है? लीनियर क्रोमोसोम है।
और इसी क्रोमोसोम्स पर क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है। तो ये एक जीन है कैपिटल आर, और इसी की जो दूसरी कॉपी है उसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये एक क्या है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जो ये मैटरनल क्रोमोसोम है और ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। तो जीन प्रेजेंट कहाँ पर है, तो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है, लीनियर क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब देखो दूसरा जो टर्म आता है वो बेसिकली दूसरा टर्म क्या है, एलील। ठीक है। तो एलील्स क्या होते हैं बच्चे, कोई मुझे बताएगा कि एलील्स क्या होते हैं। तो बेसिकली एलील जो है, इट इज़ अ अल्टरनेट कॉपी ऑफ जीन, इट इज़ अ अल्टरनेट कॉपी ऑफ, इट इज़ अ अल्टरनेट कॉपी ऑफ जीन। जीन की क्या है, अल्टरनेट कॉपी। और ये जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो जीन है क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, और इन जीन के दो डिफरेंट फॉर्म है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। एक टर्म आता है बच्चे, आप इसको अंडरस्टैंड करना, लोकस क्या होता है। तो लोकस बेसिकली जो जीन की पोजीशन है क्रोमोसोम्स के ऊपर, उस पॉइंट या उस प्लेस या उस पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं, लोकस या लोकाई बोलते हैं। तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें कि लोकस या लोकाई क्या है, तो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वो पॉइंट है, पॉइंट और प्लेस, या आप बोल सकते हो बच्चे पोजीशन, वर प्रेजेंट locus, it is the point or place or position were present a gene on its chromosomes। ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें कि ये क्या है, एक लीनियर क्रोमोसोम है। सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक लीनियर क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया है। तो बेसिकली ये एक मैटरनल क्रोमोसोम है, ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो ह्यूमन है वो एक तरह का कैसा ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। और इस चैप्टर में जो हम मेंडल के लॉ पढ़ेंगे, मेंडल के लॉ जो हैं वो सभी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पर एप्लीकेबल हैं। ठीक है। और मेंडल ने इस चैप्टर में पाइसम सटाइमम, या आप कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन वर्ड जो है वो गार्डन पी, ठीक है, तो गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन एक्सपेरिमेंट्स को भी हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट किस तरीके से कंक्लूड हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक मैटरनल क्रोमोसोम है, एक पैटर्नल क्रोमोसोम। मैटरनल क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम्स होता है बच्चे जो मदर के साइड से आता है। पैटर्नल क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम है जो आपके फादर के साइड से आता है, गैमीट्स की फॉर्म में। ठीक है। तो सपोज़ ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, और आपके सामने एक जीन दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, कैपिटल आर, और इस जीन की जो दूसरी कॉपी है उसको हमने क्या बोला, स्मॉल आर। तो देखो बच्चे, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों सेम प्लेस पे प्रेजेंट है, मीन सेम लोकस पे प्रेजेंट है। तो आप इनको क्या बोलेंगे, देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर एक तरह के क्या हैं, जीन है। ठीक है। और ये जीन कहाँ प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। और क्रोमोसोम्स के किस पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो उसी पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। तो जीन जो है एक तरह का फंक्शनल और इनहेरिटेबल यूनिट है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन्स में क्या होता है, पास ऑन होता है। ये बात सभी को क्लियर है बच्चे। लोकस को हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि लोकस वो पॉइंट है या वो प्लेस है या वो पोजीशन है क्रोमोसोम्स के ऊपर जहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। ठीक है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर एक ही जीन की दो कॉपी हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एलील बोल रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एलील हैं। एलील का मतलब ये होता है बच्चे कि अल्टरनेट कॉपी ऑफ जीन।
ये बात तो सभी को क्लियर है कि अल्टरनेट कॉपी ऑफ जीन, जीन की जो अल्टरनेट कॉपी है उसको आप क्या बोल रहे हैं, एलील बोल रहे हैं। और इस एलील की जो पोजीशन है क्रोमोसोम्स के ऊपर, उसी पॉइंट को आप क्या बोल देते हैं, लोकस बोलते हैं। ये बात सभी को क्लियर है। एलील, जीन और लोकस में डिफरेंस समझ में है, क्योंकि बच्चे देखो ये 3 इम्पॉर्टेंट टर्म अगर आपको क्लियर हैं तो आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ईजीएस्ट वे में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे के टॉपिक्स को हम देखते हैं। तो हमने देखा बच्चे कि यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा, एक जीन के बारे में पढ़ा, एक एलील के बारे में पढ़ा और एक लोकस के बारे में पढ़ा। अब बात आती है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में बेसिकली आप यहाँ पर मेंडल के लॉ के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो मेंडल के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हैं, मेंडल का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसको अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो मेंडल हैं वो उनके जो भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे वो मिड 19th सेंचुरी के आसपास किए गए थे। ठीक है, पहली चीज़ उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वो एक्सपेरिमेंट जो थे वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स थे। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने लगभग 7 ईयर्स परफॉर्म किए थे। और जो ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट क्या थे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। और कब परफॉर्म किए थे, तो आप बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी में। ये बात क्लियर है। और अगर कोई आपसे ईयर पूछे तो अप्रॉक्सीमेटली 1856 टू 1863 के आसपास इन्होंने लगभग 7 ईयर्स इन्होंने इस अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। ठीक है, फाइनली बहुत बाद में इनकी स्टडीज़ को पब्लिश किया गया और जब फर्दर थॉमस हॉन्ट मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो एग्जैक्टली वहाँ पर भी रिज़ल्ट सिमिलर आए। जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने परफॉर्म किए थे तो दोनों के रिज़ल्ट क्या हुए, सिमिलर हुए। तो मेंडल की जो भी डिस्कवरीज थी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से रिलेट करके, तो वो उनके एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट बहुत बाद में पब्लिश हुए थे। उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं कि उनके स्टडी को क्यों नहीं पब्लिश किया गया था, क्योंकि उस टाइम पर जो भी बॉटनिस्ट थे वो इनके कही हुई बातों को एग्री नहीं कर रहे थे और फाइनली उन्होंने खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। ठीक है, तो मेंडल लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट में बेसिकली इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और मेजरली अगर आप देखो तो इन्होंने 3 लॉ दिए थे। ठीक है, तो पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, प्योरिटी ऑफ गैमेट। और थर्ड जो लॉ था जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बात क्लियर है। तो मेंडल साहब ने 3 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे और 3 एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को उन्होंने लॉ के फॉर्म में डिस्क्राइब किया था। और पहला लॉ हम पढ़ते हैं बच्चे लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा लॉ हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, या तीसरा जो लॉ है मेंडल का उसको हम पढ़ते हैं बच्चे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलो कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट थे, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या किया था। तो इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन
एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन टी, या इसी का बॉटनिकल नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। बात क्लियर है? तो पाइसम सटाइवम एक तरह का कैसा प्लांट है, अगर आपसे कोई पूछे कि गार्डन पी या पाइसम सटाइवम कैसा प्लांट है, तो पहली बात आप बोलना कि ये प्लांट कैसा है, डायप्लॉइड प्लांट है। मीन्स इसमें 2 पोलाइडी है, डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। बात क्लियर है? दूसरा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसने है? तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो 14 है। मीन्स यहाँ पर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। बात क्लियर है सभी को? अब देखो होता क्या है कि जो ये डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, मतलब मेंडल के जो भी लॉ दिए गए थे वो सभी डायप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स पर क्या है, एप्लीकेबल है। और मेंडल ने क्या किया कि इन गार्डन पी से कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने नोट डाउन किया। ठीक है, तो उन्होंने 7 ट्रेट या आप कह सकते हो 7 कैरेक्टर उन्होंने क्या किया, सेलेक्ट किया, और साथ में ये बोला कि ईच कैरेक्टर इज गवर्न बाय अ सिंगल जीन। ईच कैरेक्टर इज गवर्न बाय अ सिंगल जीन। ठीक है, तो मेंडल ने सबसे पहली बात कि गार्डन पी या पाइसम सटाइवम प्लांट के ऊपर उन्होंने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और दूसरी चीज़ ये डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। तीसरा पॉइंट जो है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस गार्डन पी प्लांट के अंदर कितना है, तो 14 है। और क्योंकि ये डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, तो हर एक क्रोमोसोम्स की कितनी कॉपी होंगी, डबल कॉपी होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इट मीन्स ये 2n के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, तो 2n इक्वल टू कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2n इक्वल टू 14। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इस प्लांट के अंदर है। बात समझ में आई सभी को? अब देखो बेसिकली मेंडल ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा कि जो कैरेक्टर्स इन्होंने सेलेक्ट किया, अगर हम बात करें तो मेंडल ने बेसिकली प्लांट के कुछ कैरेक्टर को, अब देखो कैरेक्टर या ट्रेट दोनों टर्म एक ही हैं। पहली बात तो आप अंडरस्टैंड करो कि अगर हम बोलें ट्रेट या हम बोलें कैरेक्टर, तो ये दोनों टर्म एक ही हैं। तो मेंडल ने सीड शेप एक तरह का कैरेक्टर है, सीड का कलर एक तरह का कैरेक्टर है, फ्लावर का कलर एक तरह का कैरेक्टर है, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रेट है ये 2 फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि ये जितने भी मेंडल ने 7 ट्रेट सेलेक्ट किए, कितने सेलेक्ट किए, 7 ट्रेट सेलेक्ट किए, और ये सभी ट्रेट जो हैं वो क्वालिटेटिव नेचर के हैं, क्वालिटेटिव नेचर के हैं। मतलब इस ट्रेट के केवल और केवल 2 फॉर्म प्रेजेंट है, केवल और केवल 2 फॉर्म प्रेजेंट है, have only 2 फॉर्म प्रेजेंट। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो बेसिकली हम अंडरस्टैंड ये करते हैं बच्चे कि कोई भी ट्रेट या आप कह सकते हो कैरेक्टर है, उसके 2 ही फॉर्म है, या तो वो ट्रेट डोमिनेंट नेचर का है या तो वो ट्रेट रिसेसिव नेचर का है। डोमिनेंट या तो वो रिसेसिव नेचर का है। बात क्लियर है यहाँ पर? तो मेंडल ने जो भी ट्रेट सेलेक्ट किए उनका नेचर कैसा है, तो क्वालिटेटिव नेचर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि बेसिकली ये जो ट्रेट है, या आप कहते हो कि जो कैरेक्टर है गार्डन पी का, क्योंकि मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को सेलेक्ट किया, ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट्स को सेलेक्ट किया और आपस में इनको क्या किया, क्रॉस किया। तो ये कैरेक्टर का जो नेचर है वो 2 फॉर्म में हो सकता है। हमने बात किया या तो डोमिनेंट या तो रेसेसिव, लेकिन अगर उसको भी हम डिफाइन करें कुछ टर्म से, तो कुछ ट्रेट जो होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं
और कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव नेचर के। बात समझ में आया? तो मेंडल के जो ट्रेट का नेचर है वो कैसा है? क्वालिटेटिव। इनके केवल और केवल 2 फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, 2 फॉर्म प्रेजेंट। और इनके जो नेचर हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव नेचर के हैं, तो मोर देन 2 फॉर्म्स प्रेजेंट। बात समझ में आई? अब इनके जो 2 फॉर्म होते हैं, या तो ये डोमिनेंट फॉर्म में होंगे या तो ये रेसेसिव फॉर्म में होंगे। बात समझ में आया? या तो ये डोमिनेंट फॉर्म में होंगे या तो रेसेसिव फॉर्म में है, क्योंकि क्वालिटेटिव नेचर के जो ट्रेट हैं उसके 2 ही फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप किसी क्वांटिटेटिव ट्रेट की बात करो तो इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो ह्यूमन का स्किन कलर, ठीक है, ह्यूमन का स्किन का कलर। ह्यूमन के अगर स्किन के टेक्सचर को आप देखो तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 डिफरेंट टाइप के ही स्किन कलर्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव ट्रेट के अंदर बेसिकली कंटिन्यूअस वेरिएशंस फॉलो करते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन फॉलो करते हैं। लेकिन अगर क्वालिटेटिव की बात करो तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस होता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब ये है बच्चे कि या तो इस ट्रेट का नेचर डोमिनेंट फॉर्म में होगा या तो दूसरा क्या फॉर्म में होगा? रेसेसिव फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अभी हमने इसको थोड़ा अंडरस्टैंड किया कि जो मेंडल के ट्रेट हैं, मेंडल्स ने जो भी ट्रेट सेलेक्ट किया, जो भी ये 7 ट्रेट सेलेक्ट किया, ये सभी ट्रेट क्या हैं? क्वालिटेटिव हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव नेचर के हैं। अब बात समझ में आया? सपोज अगर हमने यहाँ पे प्लांट हाइट लिया तो प्लांट हाइट जो है वो एक तरह का क्या है? ट्रेट है, क्योंकि प्लांट का हाइट का क्या है? एक तरह का ट्रेट है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा ना यहाँ पर कि बेसिकली अगर हम प्लांट के हाइट को देखें तो प्लांट का हाइट एक तरह का क्या है? कैरेक्टर है, मेंडल का एक तरह का ट्रेट है। तो बेसिकली अगर हम प्लांट के हाइट को देखें तो प्लांट के हाइट का जो ट्रेट है वो 2 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक तो है टॉल इन नेचर और दूसरा है डॉर्फ इन नेचर। इसके अलावा मेंडल ने सिर्फ यही 2 ट्रेट को कंसिडर किया था कि गार्डन पी का जो प्लांट है या तो टॉल नेचर का होगा या तो डॉर्फ नेचर का होगा। अब छोटी सी चीज़ मैं आपको एक यहाँ पे और बता देता हूँ कि जो भी अगर हम ट्रेट की बात करें तो जो डोमिनेंट फॉर्म है, चलो इसको हम नेक्स्ट पेज पे हम थोड़ा समझा देते हैं कि जो टॉल इन नेचर है, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है, ज़्यादातर पॉपुलेशन में टॉल नेचर दिख रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं डोमिनेंट। और ड्वार्फ जो है बहुत कम दिख रहा है तो इसे हम बोल देते हैं रेसेसिव। अब देखो होता क्या है कि जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं मोर कॉमन इन पॉपुलेशन में इनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो रेसेसिव ट्रेट हैं लेस इन पॉपुलेशन, मीन्स बहुत कम पॉपुलेशन में दिखते हैं। चलो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे मैनर में अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रेट का नेचर क्या है। तो देखो हमने मेंडल के ट्रेट और कैरेक्टर के बारे में बात किया, और हमने ये देखा बच्चे कि मेंडल के ट्रेट जो हैं वो क्वालिटेटिव फॉर्म में है। ठीक है, बहुत इजी टर्मिनोलॉजी से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि जेनेटिक्स जो है बच्चे वो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आपके टर्म्स क्लियर है ना तो आपको ये सारी कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत ईजीएस्ट वे में समझ में आएंगे। ठीक है, तो मेंडल ने बेसिकली यहाँ पर 7 ट्रेट सेलेक्ट किए, ये बात तो सभी को समझ में आ रही है। मेंडल ने 7 ट्रेट सेलेक्ट किया। अब ये 7 ट्रेट जो हैं वो सभी क्वालिटेटिव नेचर के हैं।
अब क्वालिटेटिव नेचर का मतलब ये होता है बच्चे कि सभी की केवल 2 फॉर्म प्रेजेंट है। कितने फॉर्म प्रेजेंट है? 2 फॉर्म प्रेजेंट है। एक फॉर्म को हम बोल देते हैं डोमिनेंट फॉर्म और दूसरे को बोल देते हैं रेसेसिव फॉर्म। ठीक है, अब देखो डोमिनेंट फॉर्म और रेसेसिव फॉर्म में डिफरेंस ये है बच्चे कि जो डोमिनेंट फॉर्म है, अगर सपोज आपने एक पॉपुलेशन को देखा, ठीक है, सपोज आपके सामने एक छोटा सा गार्डन पी के प्लांट का पॉपुलेशन है, तो सपोज अगर आपने 100 प्लांट कंसिडर किया तो 100 प्लांट कंसिडर करने के बाद अगर आप प्लांट के हाइट को देख रहे हो तो ज़्यादातर प्लांट के हाइट जो है वो टॉल नेचर है। तो पॉपुलेशन में अगर टॉल प्लांट की मेजॉरिटी ज़्यादा है तो उस टॉल कैरेक्टर को आप बोलोगे डोमिनेंट। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है बच्चे कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो मोर कॉमन इन पॉपुलेशन, मोर कॉमन इन पॉपुलेशन। रेसेसिव ट्रेट जो है बच्चे, सपोज अगर आपने 100 प्लांट को कंसिडर किया और 100 प्लांट में बच्चे बेसिकली 82 प्लांट जो हैं वो टॉल नेचर के हैं और केवल 18 प्लांट जो हैं वो ड्वार्फ नेचर के हैं। तो प्लांट आपने पॉपुलेशन एक सेलेक्ट किया और पॉपुलेशन कितना है बच्चे, यहाँ पर 100 प्लांट का पॉपुलेशन है, लेकिन इस 100 प्लांट में अगर आप उन प्लांट्स की हाइट को देखो तो ज़्यादातर प्लांट की हाइट क्या है, टॉल नेचर की है। जब टॉल नेचर ज़्यादा है तो इसी को आप क्या बोल रहे हैं, मोर कॉमन इन पॉपुलेशन। तो ऐसे ट्रेट जो डोमिनेंट नेचर शो करते हैं उनको पॉपुलेशन में उनकी मेजॉरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और रिसेसिव ट्रेट लेस कॉमन इन पॉपुलेशन। ये बात समझ में आया। अब देखो जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं मतलब पॉपुलेशन में इनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है तो ये जो हैं बेसिकली ये वाइल्ड टाइप नेचर के हैं। डोमिनेंट ट्रेट कैसे होंगे, वाइल्ड टाइप नेचर के हैं और इनकी मेजॉरिटी बहुत कम है तो ये म्यूटेंट टाइप के होंगे। बात समझ में आ रही है, म्यूटेंट टाइप के हैं। बात क्लियर है सभी को बच्चे? तो अब देखो हमने बात किया यहाँ पर कि डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, जितने भी मेंडल ने ट्रेट सेलेक्ट किए बच्चे उन सभी का नेचर या तो डोमिनेंट फॉर्म में होगा या तो रिसेसिव फॉर्म में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे प्लांट का हाइट कंसिडर किया तो एक प्लांट जो है वो टॉल नेचर का है और दूसरा है उसकी हाइट बहुत छोटी है तो इसको हमने क्या बोला, डॉर्फ नेचर का है। बात समझ में आ रही है? तो टॉल और डॉर्फ एक तरह की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, प्लांट के हाइट को। उसी तरीके से अगर हम सीड के शेप को देखें तो ज़्यादातर प्लांट के सीड का जो शेप है वो राउंड है और राउंड है इट मीन्स क्या है, ज़्यादातर प्लांट के सीड का जो शेप है वो राउंड शेप है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डोमिनेंट ट्रेट। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन में इसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है। बहुत कम ऐसे प्लांट के सीड हैं जिनका नेचर कैसा है, रिंगल्ड फॉर्म है। ठीक है, बात समझ में आया? तो डोमिनेंट ट्रेट पॉपुलेशन में कितना होंगे, ज़्यादा होंगे, और रिसेसिव ट्रेट पॉपुलेशन में कैसे होंगे, बहुत कम होंगे। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से आप जितने भी मेंडल के ट्रेट को देखोगे उनके सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्म प्रेजेंट है। जब 2 फॉर्म प्रेजेंट है तो इस तरह के नेचर को आप क्या बोलोगे, क्वालिटेटिव टाइप ऑफ ट्रेट। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर हम ट्रेट को कंसिडर करें तो मेंडल ने 7 ट्रेट को सेलेक्ट किया था, जिसमें से सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम की हाइट है। ये बात क्लियर है बच्चे सभी को? अच्छे से सभी को समझ में आया? आप एक बार फिर से इन वीडियोस को देखना और अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली ये क्वालिटेटिव नेचर क्या होता है, क्वांटिटेटिव नेचर क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करें तो हमने बताया कि बेसिकली मेंडल ने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलोअप किया था तो बेसिकली यहाँ पर मेंडल ने 7 ट्रेट कंसिडर किया था। मेंडल ने कितने कंसिडर किया थे, तो 7 ट्रेट कंसिडर किया था, जिसमें स्टेम के हाइट की हम बात कर रहे हैं तो या तो टॉल नेचर का होगा या तो डॉर्फ नेचर का होगा। फ्लावर के कलर की अगर हम बात करें तो वॉयलेट और वाइट नेचर का होगा। तो ये सभी क्या हैं, कैरेक्टर हैं, कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट हैं, और ये ट्रेट कैसे हैं,
तो बच्चे हमेशा याद रखना, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वालिटेटिव नेचर के ट्रेट हैं किसके, मेंडल ने जो भी ट्रेट सेलेक्ट किए उनका नेचर क्या है बच्चे, क्वालिटेटिव नेचर है। क्वालिटेटिव नेचर का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितने फॉर्म प्रेजेंट होंगे, 2 फॉर्म प्रेजेंट हैं। कितने फॉर्म प्रेजेंट होंगे, 2 फॉर्म प्रेजेंट होंगे। इन्हीं फॉर्म्स को आप क्या बोल देते हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म में है और दूसरा रिसेसिव फॉर्म में है। डोमिनेंट फॉर्म के जो ट्रेट होते हैं उसको हमेशा हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज अगर हम प्लांट के हाइट की बात करें तो टॉल, और प्लांट के रिसेसिव कैरेक्टर की बात करें तो ड्वार्फ। तो हम इसको अभी डिस्कस करेंगे कि इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। अगर हम बात करें तो बेसिकली उन्होंने मेंडल साहब ने क्या किया, मेंडल साहब ने एक गार्डन पी प्लांट को कंसिडर किया, ठीक है। और मेंडल साहब ने बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए 1856 टू 1863 में इन्होंने कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट को इन्होंने सेलेक्ट किया और आपस में क्या कर दिया, क्रॉस कराया। इसी क्रॉस को हम क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये बात सभी को क्लियर है यहाँ पर। अब देखो किसी भी प्लांट के फ्लावर को देखो तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं पेटल, स्टिग्मा, एंथर, स्टेमन और कार्पल। इसे हम प्लांट रिप्रोडक्शंस में और भी डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी आप ये अंडरस्टैंड करो कि जो प्लांट फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होता है उसे हम पॉलन बोल रहे हैं और जो फीमेल पार्ट है उसे हम एंथर बोल रहे हैं। तो हमने एक प्लांट से, क्योंकि ये सिंबल क्या है, एक मेल को रिप्रेजेंट करता है और ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। हम इसी चैप्टर में आगे पेडिग्री एनालिसिस देखेंगे, तो पेडिग्री एनालिसिस में हम इस सिंबल के बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे कि ये पेरेंट जो है वो मेल है और ये पेरेंट जो है फीमेल है। एक पेरेंट से उन्होंने पॉलन को लिया और दूसरे प्लांट के फ्लावर फीमेल पार्ट से एंथर को निकाल करके दोनों को क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद जब क्रॉस कराया तो कुछ वहाँ से प्लांट प्रोड्यूस हुए। बात समझ में आ रही सभी को? यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में हम इन चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे बच्चे, कि बेसिकली मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। तो बच्चे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही इजी मैनर में मैं लेके आ रहा हूँ। और मेरी पूरी कोशिश है कि सारे चैप्टर्स के आपके सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय मैनर्स में मैं आपके सामने रखूं और आप इन चीज़ों को देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि मेरी जो भी कोई अपडेट्स हों आप तक नोटिफाई हो। Thank you very much to all my lovely audience. Thank you for your support. Thank you.